हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल में डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स ए बी सी एफ और जी। ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या कर लिया। हमने इसमें जी अपॉन एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं और जी अपॉन एफ की वैल्यू हमें दो जगह पे काम भी आ चुकी है। एक तो सी अपॉन ए निकालने में और सी अपॉन ए हमने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 15 में। ठीक है, और इसके अलावा हमने बी अपॉन ए भी कैलकुलेट कर लिया। बी अपॉन ए मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दिया था कि आप लोगों को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं बता चुकी थी। ठीक है, और ये चीज़ हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इक्वेशन नंबर 16 फाइंड आउट करें। ठीक है, चलें अब जो है हमारा आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन ये भी हम हर बार निकालते हैं। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या परावर्तन गुणांक किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है एब्सोल्यूट रेशो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किस किस की, एक तो परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और एक आपतित धारा घनत्व की। ठीक है, यानी कि जे आर और जे आई दोनों का रेशो किसको बताता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर को। तो करें तो डेफिनेशन हर बार ही लिख देती हूँ मैं। द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे आर एंड जे आई, आपको पूरा लिखना है कि द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, यानी कि परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान किसको बताता है? परावर्तन गुणांक को। ठीक है, किससे शो करते हैं? आर से, यानी कि जे आर और जे आई इन दोनों का रेशो किस चीज़ को बताएगा? आर को। अब जे आर कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकलेगा? हम इक्वेशंस जानते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशंस हैं सॉल्यूशन की, जो हमने साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड निकाले थे। ठीक है, ये किस में बता रहा है सॉल्यूशन? फर्स्ट रीजन में। तो फर्स्ट रीजन में इंसिडेंट का तो ये हो गया, रिफ्लेक्शन का ये हो गया। ये सेकंड रीजन में है, इसमें इंसिडेंस रिफ्लेक्शन का नहीं है। और ये किसका है? ट्रांसमिशन का। थर्ड रीजन में है तो ये ट्रांसमिशन का है, ये इंसिडेंस का है और ये किसका है? रिफ्लेक्शन का। ठीक है, आपतित, परावर्तित, पारगमित। ठीक है, तीनों हैं। तो ये क्या है? आप परावर्तित का है तो परावर्तित के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बी के मॉड बी स्क्वायर, और इधर क्या करना पड़ेगा? के मॉड सी स्क्वायर। कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मैंने ये बताया था, आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शॉर्टकट मैंने इसी से बताया था, के और जो इसका कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी ए का, सी का नहीं ए का, इंसिडेंस का तो ए है ना, के और ए का स्क्वायर। इसी तरीके से निकालते हैं। अब बी अपॉन ए का रेशो तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये देखो के से के कैंसिल हो गया और इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी होती है, जानते हैं कि नहीं जानते? ये देखो ऊपर ही लिख रखी है इक्वेशन नंबर 16 में। बस इसका हमें क्या करना है भाई? स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके मॉड का स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना। तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तो मॉड के स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन के स्क्वायर माइनस के वन का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर के वन ये लिख सकते हैं। लेकिन नीचे वाले में ध्यान दो क्योंकि नीचे वाले में आयोटा है। ठीक है, तो वो जो दो बनेंगे पूरे बता ही देती हूँ मैं, कई बार बता चुकी हूँ इससे पहले भी, पर चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ। दो बनेंगे ना, एक ही है और इसके साथ एक दूसरा। एक तो ये खुद होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरे वाले का अंश तो यही होगा, लेकिन हर क्या होगा उसमें? यहाँ पे -2 आयोटा आएगा। यहाँ पे प्लस है, उसमें -2 आयोटा आएगा, तो वही लिख रही हूँ मैं। एक तो ये हो गया और दूसरे वाले में क्या आएगा? के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर और साइन के वन ए, और दूसरे वाले में क्या आएगा? -2 आयोटा के वन कॉस के वन ए। ठीक है, क्या बनेगा ये? आर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए। नीचे क्या बनेगा देखो? के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में साइन स्क्वायर के वन ए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ होगा। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? 4 के वन और कॉस स्क्वायर के वन ए। फिर हम क्या करते हैं? हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो हम लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर के वन ए प्लस कॉस स्क्वायर के वन ए इज इक्वल टू 1 होगा। तो जो कॉस स्क्वायर के वन ए है उसकी जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर के वन ए लिख सकती हूँ।
लिख दूँ मैं यहाँ पे इसमें, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर के वन, नीचे कितना आएगा के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन है, इसको नहीं छेड़ना, इसकी जगह पर वैल्यू रखनी है कॉस स्क्वायर के वन ए की जगह पर 4 के वन, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर के वन ए। ठीक है भाई, अब देखो साइन स्क्वायर के वन ए वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, दो तो ये आ रही है और एक इसमें से आएगी। ठीक है, तो ये तो न्यूमरेटर तो ऐसे का ऐसा, इसमें देखो कैसे लिखोगे साइन स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ में, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 के वन, इसमें इसको होल स्क्वायर को खोलोगे तो इसमें 2 के वन आएगा और यहाँ पे माइनस का 4 के वन, कितना बचेगा माइनस का 2 के वन, तो जो पहले होल स्क्वायर प्लस का था अब वो माइनस का बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, और साथ में 4 के वन। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 70, समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, के और के वन की वैल्यू रख दो, पुट के इज इक्वल टू कितना, के की वैल्यू हम जानते हैं ना कितनी है 2m ई बाय एच कट स्क्वायर का अंडर रूट, और के वन कितना था आपको याद हो तो 2m ई प्लस वी नॉट, याद है अपॉन एच कट स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल निकाला था तो वहाँ स्टार्टिंग में ही हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 2m वी नॉट प्लस ई लिख दो या ई प्लस वी नॉट लिख दो। जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखोगे, ठीक है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करोगे, के की वैल्यू यहाँ पे के स्क्वायर को पुट करोगे, इधर के वन स्क्वायर को पुट करोगे, है ना, फिर क्या करोगे आप इसके बाद आप यहाँ पे भी के और के वन की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे भी पुट करोगे, और जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा वी विल गेट, ठीक है, ये काम तो अब आपको आ गया होगा, कई बार किया है आपने, 1 प्लस 4 ई प्लस वी नॉट आएगा और नीचे क्या आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, मतलब आपको इसकी जगह पर वैल्यू नहीं रखनी है, समझ में आ गई, क्योंकि ये अपन को नीचे काम में आ रही है। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगी आपकी इनवर्स, समझ में आ गई, तो जो साइन के साथ है उनके साथ आपको वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, चलो ये आ गई इक्वेशन नंबर 18। तो ये तो मेरा क्या हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब मुझे क्या निकालना है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, यानी कि पारगमन गुणांक। है भाई, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किस की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे टी एंड जे आई, यानी कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का रेशो किसको बताएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का रेशो किसको बताएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को, यानी कि परावर्तित प्रायिक्त धारा घनत्व और आपतित प्रायिक्त धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान। ठीक है, किसको बताएगा, पारगमन गुणांक को, यानी कि टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रेशो ऑफ जे टी एन जे आई का मॉड। जे टी कितना होगा, जे टी आपका होगा सी वाला, है ना, ट्रांसमिशन वाला यही होगा के मॉड सी का स्क्वायर, और इंसिडेंस में तो ए वाला ही था के मॉड ए का स्क्वायर, निकालना आना चाहिए भाई ये। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ पहले, ये क्या बन जाएगा सी अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर, वैल्यू रख सकते हैं सी अपॉन ए की वैल्यू हम जानते हैं, इक्वेशन नंबर 15 में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, निकालोगे तो कितनी आएगी सी अपॉन ए यूजिंग इक्वेशन 15, तो मेरे पास t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर होएगा, है ना, यानी कि ऐसे लिखोगे आप इसको 2 आयोटा के वन ई की पावर माइनस आयोटा के ए, और नीचे के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन के वन ए प्लस 2 आयोटा के वन कॉस के वन ए, इसके मॉड का स्क्वायर करोगे मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, एक तो ये खुद है और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा -2 आयोटा के वन ई की पावर प्लस आयोटा के ए, यहाँ पे भी तो माइनस की जगह पे प्लस आएगा, और नीचे क्या आएगा के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर और साइन के वन ए -2 आयोटा, प्लस था माइनस हो जाएगा, और साथ में के वन कॉस के वन, समझ में आ गई। तो टी आपके पास कितना निकल कर के आ गया, देखो ये 2 दूनी 4 आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस तो कितना हो गया 4
के स्क्वायर के वन स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। नीचे देखो फर्स्ट से सेकंड से, तो नीचे कितना आएगा के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर और साइन स्क्वायर के वन ए, और क्या बन जाएगा ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा 4k वन कॉस स्क्वायर के वन है। फिर से वही करेंगे, जो कॉस स्क्वायर है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम साइन स्क्वायर, उसी की तरह पर, ठीक है, के वन ए प्लस 4k वन और कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर के वन, जिससे आपको क्या बनेगा डिनोमिनेटर तो वही बनेगा इसका और उसका, जो हमने आर में निकाला है वही यहाँ बनेगा। वहाँ पे क्या बना था के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ना साइन साइन वालों को एक जगह ले लो, वही होल स्क्वायर बनेगा माइनस का, साथ में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर के वन है और साथ में 4k वन। अरे भाई सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 18 तक हो गई है ना हमारे पास, तो ये आ गई है 19, समझ में आ गई, 19 आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे भी आप क्या करोगे, पुट k इज इक्वस टू 2m e बाई एच कट स्क्वायर का अंडर रूट एंड के वन इज इक्वस टू अंडर रूट 2m e प्लस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करोगे आप, यहाँ यहाँ और यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आएगा, वी विल गेट t इज इक्वस टू 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर, जो अभी भी मिला था ना हमें, किस में आर में मिला था, उसका जस्ट रिवर्स मिलेगा। इसमें क्या मिला था, ये मिला था, तो ये वाली टर्म उल्टी कर दो, ठीक है, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर के वन ए और नीचे कितना आ जाएगा 4e e प्लस वी नॉट, इसका इन्वर्स। ऐसे ही आता है, अब तक कई बार निकाला है हमने, इसी तरीके से कैलकुलेट करता है। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई 20। तो आर भी निकाल लिया हमने इक्वेशन नंबर किस में 18 में, और टी निकाल लिया हमने इक्वेशन नंबर 20 में। तो जब आप इन दोनों का टोटल करते हो किस किस का, इक्वेशन 18 और 20 बाय 18 प्लस 20, नहीं 18 प्लस 20 मतलब आ तो उससे भी जाएगा 17 प्लस, या तो आप करो 18 प्लस 20 उससे भी आ जाएगा, और अगर आप करोगे ना 17 प्लस 19 तो दोनों से भी क्या आएगा आपका r प्लस टी इज इक्वस टू 1 आएगा कि नहीं आएगा। देखो ना 18 क्या है, 18 ये है, 17 कौन सी है ये है, और 19 कौन सी है ये है। तो ये दोनों जुड़ करके, इन दोनों के अंश जुड़ करके, इसका एक तो इसका 19 का और एक इसका अंश जब जुड़ जाएंगे 17 और 19 के, तो यही बनेगा जो इसका हर है। अरे भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा 1 बनेगा। ऐसे देखो ना 20 है ना ये वाली, और 18 दोनों एक दूसरे की रिवर्स ही तो है, दोनों को सम करोगे तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, 1 ही बचेगा आपका। समझ में आ गई। तो जो इक्वेशन 18 प्लस 20 कर लो या 17 प्लस 19 कर लो, मर्जी है आपकी, कोई सी भी कर लो, आपको मिलेगा r प्लस टी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इस रिजल्ट का क्या मतलब है, यानी कि रिफ्लेक्शन की भी परिमित प्रायिकता मिलती है और ट्रांसमिशन यानी कि पारगमन की भी क्या मिलती है परिमित प्रायिकता। जबकि हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल कैसा था, अगर आपको याद हो तो हमारा जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है वो इस तरीके का है, ठीक है, और पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं, ई ग्रेटर देन वी नॉट ही है सारे पार्टिकल्स। तो फिर यही तो हमने बात की थी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स तो सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाने चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी 0 आनी चाहिए और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स हमने ये वाली बात नहीं मानी थी। हमने क्या कहा था कि सारे के सारे पार्टिकल ट्रांसमिट नहीं होते। जो सेकेंड रीज़न है, इसमें जो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है वो आने वाले पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, इसलिए रिफ्लेक्शन की भी परिमित प्रायिकता मिलती है, और वो हमने यहाँ पे सिद्ध भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे r प्लस टी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए किसी भी स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए r प्लस टी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ तक का काम आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गई। आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, आप लेकर आओगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कहाँ से और क्यों पूछे जाते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन की हेडेक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आइडिया ले लो, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन क्वेश्चन की ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आपका टॉपिक क्लियर है, टॉपिक के हर एक पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपका कहीं भी अछूता नहीं है, वो सारा आपको समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए आपको सारा आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे करना है। क्योंकि एक एक स्टेप समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ना कि वास्तव में क्वेश्चन में कितना पूछा गया है
वो इंटेलिजेंसी है, ठीक है। तो जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दोगे तो उसके दो फ़ायदे हैं। पहली बात तो पेजेस बचते हैं क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलती, दूसरी बात समय बचता है, ठीक है, और तीसरी बात आप पजल नहीं होगे, ठीक है। सब कुछ लिख कर आओगे तो गलतियाँ करोगे तो फिर उसमें आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे टॉपिक्स हमने जो पढ़े हैं उनमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। दूसरी बात, आपकी बुक्स में पीछे की साइड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पुटअप हो सकते हैं। बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो हर जगह का, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। तो कल हम इसके कंक्लूजन्स पे डिस्कस करेंगे। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है वो है रेजोनेंट स्कैटरिंग, ठीक है। अनुनादी प्रकीर्णन एक बार मैं कंफर्म कर लूँगी कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं, ठीक है। फिर हम एक नया शुरू करेंगे, सिमेट्रिक स्क्वायर वेल पॉजिटिव पोटेंशियल एट फाइनाइट हाइट, ठीक है, ऑफ फाइनाइट हाइट, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।